नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के कारण का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक शिक्षा होता है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के क्या कारण है। यहाँ पे दोस्तों कारणों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के कारण का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्राथमिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपव्यय, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपव्यय। और यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा अवरोधन, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा अवरोधन। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कारण, कि दोस्तों क्वेश्चन में प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन के कारण पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कारण। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिचय लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा परिचय। अब दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग परिचय लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन को जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप इसके आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है। लेकिन दूसरा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ प्राथमिक शिक्षा को ले लेना है, यानी कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे क्या करना है, पहले पॉइंट को लेकर के आपको दूसरा हेडिंग लिखना है प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है इसके आंसर में। और जब आप यहाँ पे दूसरे हेडिंग के आंसर में लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देखो क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के कारण। यानी कि आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि तीसरा हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे लिखना है प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के कारण। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अपव्यय के क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा में, यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के कारण। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अपव्यय के क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपव्यय के कारण लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो गया प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के
के कारण। अब दोस्तों तीसरा हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट दे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के कारण। यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में लिखना है प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के कारण। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में, यानी कि जो हमारा प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के क्या कारण है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के कारण, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें अवरोधन के क्या कारण है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग अवरोधन के कारण लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथे हेडिंग में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पांचवा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों पांचवा पॉइंट देकर आपको पांचवा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पांचवा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो आपका दिया हुआ है कि अवरोधन के कारण बताइए, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है अपव्यय एवं अवरोधन में अंतर। यानी कि जो अपव्यय है और जो अवरोधन है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। यहाँ पे दोस्तों पांचवें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे अपव्यय एवं, यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा अपव्यय एवं अवरोधन। यानी कि जो अपव्यय होता है और जो अवरोधन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे दोस्तों हम दोनों में अंतर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पांचवा हेडिंग हो जाएगा अपव्यय एवं अवरोधन में अंतर। यानी कि जो अपव्यय होता है और जो अवरोधन होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे दोस्तों हम दोनों में अंतर लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों दोनों में अंतर लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको पांचवें हेडिंग के आंसर में लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे छठा पॉइंट देंगे। और यहाँ पे दोस्तों छठा पॉइंट दे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। और इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों कम से कम 5 से 6 लाइन में यहाँ पे इसके आंसर में लिख देना है। यानी कि निष्कर्ष वाले हेडिंग में आपको क्या करना है कि इसका जो आंसर होगा उसके अंदर आपको 5 से 6 लाइन आपको लिख देना है, जितने भी आपको आता है। और यहाँ पे दोस्तों आप निष्कर्ष लिख देंगे, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसका हेडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में क्या करना है, पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। और इस तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से आपको उसके अंदर जितना लाइन में आपको होता है, आपको अपने अनुसार आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों उसका आंसर भी आपको लिख लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।